प्रधानमंत्री के परम मित्र सेठ अडानी, उनके तमाम अधिकारी, भारत का वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री और मंत्रालय के तमाम अधिकारी, एलआईसी बोर्ड और इन्वेस्टमेंट कमेटी के तमाम मेंबर, नीति आयोग के ढेर सारे अधिकारी, सेबी और आईआरडीएआई जैसे संस्थाओं के लोग, रेटिंग एजेंसियां और अडानी के तमाम अधिकारियों को क्या जेल भेजेंगे चीफ जस्टिस गवई? मामला बहुत बड़ा है या फिर इन लोगों के खिलाफ जांच करवाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या? अब मैं ये सवाल जब कर रहा हूं तो आज की तारीख में किसी के दिमाग में ये बात आ भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं आ सकती कि भारत का सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस अमृतकाल में अडानी सेठ या उनके लोगों को या फिर उनको फायदा पहुंचाने वाले वित्त मंत्रालय को, एलआईसी के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या उन्हें जेल भेजेंगे। दरअसल यही तो अमृतकाल है, देश में तमाम घोटालेबाजों, भ्रष्टाचारियों, फ्रॉडस्टर्स और अत्याचारियों का अमृतकाल। जब स्वघोषित वीरांगना कंगना रनौत ने कहा था कि साल 2014 में देश आज़ाद हुआ, असली आज़ादी मिली, तो दरअसल उनके कहने का मतलब शायद यही रहा होगा कि देश की जनता को लूटने वालों को आज़ादी मिली, भ्रष्टाचारियों को आज़ादी मिली, कानून से, संविधान से और सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट से। अभी एलआईसी का 32,000 करोड़ रुपए का जो सेठ को बचाने में यानी सेठ का धंधा बचाने में लगा दिया गया, एलआईसी का पैसा यानी भारत के गरीबों का पैसा, मिडिल क्लास का पैसा, वो पैसा जो हम और आप अपने महीने की बचत करके निकाल के बीमा कंपनी को देते हैं और एलआईसी पर ज्यादा भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सरकार की कंपनी है यानी देश की कंपनी है, और सरकार पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार को हम चुनते हैं, सरकार हमारे पैसे का ख्याल रखेगी। लेकिन जरा सोचिए, जब पूरा सरकारी तंत्र ही जनता को छोड़ के सेठ की जेब का ख्याल करने लगे, जिस सरकार का काम है जनता का भरोसा बढ़ाना वो भी सरकार में, वही सरकार यदि निवेशकों का भरोसा सेठ में बढ़ाने में लग जाए और उस भरोसे को बढ़ाने के लिए जनता का पैसा झोंकने लग जाए, तब आप कल्पना करिए कि ये किन लोगों का अमृतकाल है। ये पूरा मसला क्या है, हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया है, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आज हम सीधा सीधा सवाल करेंगे देश के सुप्रीम कोर्ट से और हमारे चीफ जस्टिस से, और यह भी देखेंगे कि साल 2014 से पहले यानी अमृतकाल आने से पहले यही सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से महज आरोपों पर डंडा निकाल लेता था और आज कैसे वही डंडा हमारी अदालतें सत्ताधारियों और सेठों की सुरक्षा के लिए प्रयोग कर रही हैं। यानी एक वक्त में जिस डंडे से भ्रष्टाचार के आरोपी सेठों को पीट दिया जाता था, अब वही डंडा सेठों को बचाने में प्रयोग किया जा रहा है। सारी बातें तथ्यों पर होंगी और जब एक एक कहानी को आप याद करेंगे तो यकीन नहीं होगा कि 21वीं सदी में इतने कम समय में संवैधानिक संस्थाओं का इतना बंटाधार हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यानी लोकतंत्र की अम्मा के भीतर ऐसी लोकतांत्रिक तबाही इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। देखेंगे कि एक वक्त में जिस देश की अदालतें बड़े बड़े सेठों को तुलनात्मक रूप से छोटे मामलों में भी जेल भेज दिया करती थी, उनसे वसूली हो जाती थी, आज वही अदालतें किस तरीके से भाजपाई नेताओं की हलवा पूड़ी खा के अपनी शक्तियां कहीं गिरवी रखी हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, 2 सेकंड लगता है भी कर लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अडानी सेठ का धंधा बचाने, उनकी कंपनी की साख बचाने और देश की जनता का पैसा संकट में लाने के मामले का जो खुलासा किया, इसमें इन लोगों ने गुप्त दस्तावेजों का सहारा लिया। यानी वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत सरकार के ही कागजों से ढूंढ निकाला कि किस तरीके से लगभग $4 बिलियन का निवेश हमारे आपके पैसे से अडानी को बचाने के लिए किया गया। ध्यान रखिएगा, ये आरोप हवाई नहीं है। वैसे ये चर्चा तो बहुत दिनों से होती आई है कि जब तक मोदी सत्ता है तब तक सेठ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जब तक सेठ है तब तक कथित रूप से सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त भी नहीं रुकेगी, क्योंकि पैसे की कोई कमी थोड़ी ना है। इस जांच के दौरान वित्त मंत्रालय की एक शाखा यानी DFS के तमाम दस्तावेजों, एजेंसियों के कुछ वर्तमान अधिकारी और कुछ पूर्व अधिकारी तथा अडानी ग्रुप के वित्तीय मामलों के 3 भारतीय बैंकरों के इंटरव्यू के आधार पर यह जांच हुई है। और ध्यान रखिएगा, इन सब ने पूरा खेल तो वॉशिंगटन पोस्ट के सामने खोल दिया, लेकिन अपना नाम नहीं लेने की शर्त पर। यानी भारत सरकार के वर्तमान अधिकारी भी, पूर्व अधिकारी भी और बैंकों के अधिकारी भी पूरे भ्रष्टाचार का पोल खोल रहे हैं, मगर डर भी रहे हैं कि उनका नाम न सामने आ जाए, क्योंकि बदला लेने वाले बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, क्योंकि अमृतकाल न चल रहा है। यानी नाम नहीं बताने की शर्त पर खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एलआईसी ने ये वाला लेटर जारी करते हुए पूरी रिपोर्ट को गलत बता दिया और कह दिया कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो सब ईमानदारी से किया गया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आप इस लेटर को ध्यान से देखिए, एलआईसी के किस अधिकारी ने इसको जारी किया है, किसने खंडन किया है, आरोपों का कुछ अता पता नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इस
खंडन को स्वीकारने वाला कोई अधिकारी एलआईसी के पास नहीं है, या अधिकारियों की हिम्मत नहीं हो रही है कि झूठी बात को सच कहने की, क्योंकि सबको पता है आज नहीं तो कल सत्ता बदलेगी और जो अधिकारी अपने हस्ताक्षर के साथ कथित भ्रष्टाचार को सही बताएगा आज नहीं तो कल लपेटे में आएगा। सवाल है कि इस पत्र पर कोई आधिकारिक हस्ताक्षर क्यों नहीं है। यहाँ खेल समझिए। एक तरफ वॉशिंगटन पोस्ट को वित्त मंत्रालय से लेकर बैंकों तक के अधिकारी बता रहे हैं कि कैसे कैसे सेठ को बचाने के लिए जनता का पैसा प्रयोग किया गया और नाम न बताने की शर्त पर खुलासे कर रहे हैं। दूसरी तरफ एलआईसी के किसी अधिकारी के भीतर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर करके आरोपों का खंडन करे। इतने से ही बात साफ हो जाती है कि पूरा खेल क्या है। कथित भ्रष्टाचार को खोलने वाले डर रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोग और बड़े बड़े लोग, सेठ के लोग उनके पीछे न पड़ जाएं, उनसे बदला न लेने लग जाएं, इसलिए नाम नहीं बता रहे, गुपचुप खुलासे कर रहे हैं। और जो एलआईसी के वर्तमान अधिकारी हैं उनके भीतर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि इस कथित भ्रष्टाचार को सही ठहरा दें अपना नाम हस्ताक्षर के साथ। मगर हमारा सवाल नरेंद्र मोदी की सत्ता और किसी सेठ से नहीं है, न तो हमें सरकार से कोई उम्मीद है कि ये लोग कोई कार्रवाई करेंगे। अरे जो खुद ही ये सब कुछ करवा रहे हैं वो जांच और कार्रवाई कैसे कर सकता है भाई। और फिर वो प्रधानमंत्री जो महामारी के दौरान पीएम केयर फंड बनाकर देश भर से पैसा जुटाए, जबरदस्ती लोगों के खाते से पैसा निकाल लिया जाए और वो पैसा भी खा के चुपचाप बैठ जाए, हिसाब तक न दें, कह दें कि प्राइवेट फंड है। वो प्रधानमंत्री जो ट्रांसपेरेंसी के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड का कथित घोटाला करें और पकड़े जाने के बाद भी कहें कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया तब भी तो स्कैम पकड़ में आया। यूं समझिए कि चोर कह रहा है कि मैंने चोरी की तभी तो चोरी पकड़ी गई। तो जिसके नाम पर इतने बड़े बड़े कांड हैं, जिन्होंने अडानी सेठ को लगातार कथित रूप से अमेरिका की जांच से बचाया है, आरोप तो यहां तक लगते हैं कि अडानी को बचाने के चक्कर में ही देश का बंटाधार कर रहे हैं। वही कमजोर नस है जो ट्रंप बार बार दबाते हैं और जो चाहे नरेंद्र मोदी से करवा लेते हैं और साहब झुकते जा रहे हैं। तो जिनके कारनामे इतने बड़े बड़े हैं, जिन्होंने खुद ही अपनी इच्छा से सेठ को बचाने के लिए जनता के 32,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवा दिए, उनसे तो हम सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकते कि कार्रवाई करेंगे। यहीं पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वो बात सच लगने लगती है कि अडानी का पैसा अडानी का नहीं है, नरेंद्र मोदी का पैसा है। वरना सोचिए, कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार एक व्यापारी को बचाने के लिए, जिसका पूरा व्यापार ही लगातार सवालों के घेरे में है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक और विदेशों तक तमाम देशों ने कार्रवाइयां की, उसको बचाने के लिए अपना सब कुछ कैसे दांव पर लगा सकती है कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री। मगर हुजूर ने सब कुछ दांव पर लगाया है, तो अब आप सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, पता लगाते रहिए। परंतु सबसे बड़ा सवाल इस देश की न्यायपालिका से है, सुप्रीम कोर्ट से है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई से है, जो बार बार बाबा साहेब का नाम लेकर खुद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सच बताने की कोशिश करते हैं। सवाल तो होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भी है, जो भाजपा नेताओं के बुलावे पर हलवा पूड़ी खाने चले जाते हैं कि आप लोगों के पास सुओ मोटो की जो ताकत है, यानी स्वतः संज्ञान लेने की, क्या आपने उस शक्ति को भुला दिया है या फिर हलवा पूड़ी के सामने गिरवी रख दिया है। आखिर जिस मामले में, जिन सेठों के मामले में इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, न तो आपने पहले ऐसी कोई कार्यवाही की अब तक जो निष्पक्ष दिखे और न ही अब कर रहे हैं। आप कहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट अमृतकाल से पहले सब कुछ करता था? क्या देश की जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोपों पर अधिकारियों और नेताओं को जेल भेजती थी? तो चलिए कुछ उदाहरण देख लीजिए। 2G स्पेक्ट्रम का मामला याद तो होगा ही। UPA 2 की सरकार थी, CAG के लोगों ने, मिस्टर विनोद ने हवाई आरोप लगा दिया, अनुमान लगा दिया कि आवंटन में घोटाला हुआ है, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 1,76,000 करोड़ का। सरकार का नुकसान हो गया, यानी जनता का, देश का नुकसान हो गया। ये पूरा मामला सिर्फ अनुमान पर था, हवाई, क्योंकि कुछ भी साबित नहीं हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द किए, नीलामी के निर्देश दिए और इसी देश की जांच एजेंसी CBI ED ने तत्कालीन मंत्री A राजा, DMK सांसद कनिमोझी समेत तमाम अफसरों और कॉर्पोरेट अधिकारियों को गिरफ्तार किया, सबको जेल भेजा गया। लंबे समय तक ये लोग जेल में सड़ते रहे, मगर CBI की जांच का परिणाम ये निकला कि सभी अभियुक्त बरी हो गए, क्योंकि भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं मिले, एक पैसे की कोई गड़बड़ी नहीं मिली। यानी आप जरा सोचिए कि सिर्फ अनुमान के आधार पर CAG के एक अधिकारी ने 1,76,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया। गोदी मीडिया वाले दिन रात डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीरें लगा के उनको कटघरे में खड़ा करते थे। ऐसा लगता था कि गोदी मीडिया का एंकर ही पकड़ के डॉक्टर साहब को जेल में पहुंचा दे। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस रद्द किए। UPA की सरकार ने अपनी ही जांच एजेंसियों का प्रयोग अपने ही मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों के खिलाफ किया। गिरफ्तारियां हुई, जेल जमानत सब हुआ। बाद में पता चला कि कोई घोटाला नहीं हुआ। अब यहाँ दो ही चीजें हो सकती हैं। ये आरोप जो कांग्रेस की सरकार में लगे
उस सरकार ने अपने ही लोगों के खिलाफ जांच करवाया, जेल भेजा, लेकिन आरोपी बरी हुए। तो अमृतकाल आ चुका था, कोई सबूत नहीं मिला, सीबीआई जांच में फेल हो गई। तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये सारे आरोप झूठे थे या फिर अमृतकाल में सब मैनेज हो गया। समझने वाली बात यह भी है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कितना एक्टिव था, आरोपों पर कैसी कैसी जांच होती थी, कैसे आवंटन रद्द होते थे, और वो सरकार कैसी थी कि अपने ही मंत्रियों को जेल भिजवा देती थी, अपने ही अधिकारियों को गिरफ्तार करवा रही थी भ्रष्टाचार के आरोपों पर। और आज देखिए, न किसी जांच एजेंसी की हैसियत है कि जांच करने की, न सुप्रीम कोर्ट एक शब्द बोल रहा है। एक चपरासी तक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, एक चपरासी। चीफ जस्टिस को यहां वहां घूमकर फीता काटने से फुर्सत नहीं है, ऊंट गाड़ी की सवारी करने से फुर्सत नहीं है, बाकी लोग हलवा पूड़ी खाने में व्यस्त हैं। इसी तरह कोल ब्लॉक आवंटन को भी याद करिए। कोलगेट का मामला 1,86,000 करोड़ के नुकसान की बात कही गई। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा एक्शन लिया, सारे आवंटन रद्द कर दिए। और सुनिए, कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई जांच कर रही थी, तो सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता कह दिया था। यानी अमृतकाल आने से पहले इस देश के सुप्रीम कोर्ट के भीतर ऐसे जज थे और देश का माहौल ऐसा था कि सरकार की जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोता कहा जा सकता था, क्योंकि सीबीआई कथित रूप से कायदे से जांच नहीं कर रही थी। और आज देखिए, सेट से लेकर हिंडनबर्ग, पेगासस, पीएम केयर फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड, तमाम सारे मामले आ जाते हैं। या तो जांच हुई नहीं होती, या फिर जांच के नाम पर चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और जांच करने वाले ऐसे लोग हैं जो खुद ही फायदे में हिस्सेदार हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ही देखिए, पूर्व चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने इसे अवैध घोषित कर दिया, मगर अवैध काम करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग सुप्रीम कोर्ट गए जांच के लिए, तो टाल दिया गया, कह दिया कि जांच की जरूरत नहीं है जी। लेकिन सोचिए, अगर इस मामले में कायदे से जांच होती तो जिन लोगों ने धन उगाही की, कथित रूप से जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो पकड़े जाते। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं होने दिया। यानी अमृतकाल से पहले जो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को डांट देता था कि कायदे से जांच करो, अमृतकाल में वो सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ जांच होने ही नहीं दे रहा है। उन मामलों में भी नहीं होने दे रहा जिन मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अवैध बताया हो, असंवैधानिक बताया हो। और सुनिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला आपको याद होगा, फिजूल खर्ची और अनियमितताओं के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसमें भी सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई की। सुरेश कलमाड़ी जैसे लोगों पर धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तारी हुई, जेल भेजे गए। और अमृतकाल में इस मामले में भी दोष सिद्धि नहीं हो सकी। अब सवाल यह है कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस की सरकार में महज आरोपों के आधार पर गिरफ्तारियां हो जाती थीं, लोग जेल भेज दिए जाते थे, और उन मुकदमों में अमृतकाल में लोग बरी हो गए। क्या सारे आरोप झूठे थे, या फिर अमृतकाल में सब मैनेज हो गया? अगस्ता वेस्टलैंड का मामला भी आपको याद होगा। इसमें भी सीबीआई और ईडी ने, यानी यूपीए की सरकार ने अपनी ही सरकार की जांच करवाई। ऐसे ही रेल गेट का मामला भी था। तो कुल मिलाकर सवाल वही है कि 2014 से पहले तमाम जांच एजेंसियां अपनी ही सरकार की जांच करती थीं, अपने ही लोगों को जेल भेजती थीं। सुप्रीम कोर्ट दनादन लाइसेंस रद्द करता था, सीबीआई कायदे से जांच न करे तो उसको पिंजरे में बंद तोता कहता था, सीएजी हवा में आरोप लगा देता था, और उसी आरोप के आधार पर बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी जेल भेज दिया जाते थे। गोदी मीडिया दिन रात सरकार से सवाल करता था, प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचारी बताता था, सुप्रीम कोर्ट हर चीज पर नजर रखता था। तो अमृतकाल में सारी व्यवस्थाएं इतनी नपुंसक क्यों हो गई हैं? एक चीज और याद करिए, सुब्रत राय का मामला। अमृतकाल आने से पहले यानी 4 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने, इसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के आदेश को न मानने पर गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। सुब्रत राय लंबे समय तक जेल में रहे, और अब तो दावा यह भी किया जाता है कंपनी की तरफ से कि निवेशकों का ज्यादातर पैसा उन्होंने वापस कर दिया। यानी उनकी कंपनी ने देश की सेबी के पास भी जमा पैसा रखा हुआ है। यानी यूपीए की सरकार में देश में बड़े बड़े धन्ना सेठ भी गिरफ्तार होते थे, जेल भेज दिए जाते थे, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल जाते थे। मगर अब हर तरफ सन्नाटा है। अब सुप्रीम कोर्ट किसी सेठ के खिलाफ गिरफ्तारी तो छोड़िए, निर्णायक जांच के आदेश भी नहीं दे रहा। उल्टे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सेठों को बचाने का काम चल रहा है। हाल ही में हमने वंतारा का केस दिखाया। 20 दिन के भीतर एसआईटी बनती है, रिपोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को मान भी लेता है और देश को नहीं बताता कि रिपोर्ट में था क्या। साथ ही साथ हमेशा के लिए सुरक्षा की गारंटी भी दे दी जाती है कि अब सेठ के संबंध में इस मामले में कोई जांच नहीं होगी। यानी एक वक्त में जो सुप्रीम कोर्ट सेठों के ऊपर लगे आरोपों की जांच करता था, उन्हें जेल भेजता था, आज वही सुप्रीम कोर्ट सेठों को भविष्य में भी सुरक्षा दे रहा है। वर्तमान तो बचा ही रहा है, भविष्य में भी बचा रहा है। हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि कैसे अडानी सेठ से संबंधित सैकड़ों वीडियो को डिलीट करने के आदेश दे दिए गए। दिल्ली की एक अदालत ने दिया, और खुद आदेश न देते हुए सेठ के लोगों से ही कह दिया गया कि आप वीडियो चुन करके डिलीट करवा लीजिए। यानी सेठ के लोगों को ही जज बना दिया गया। यानी सेठ की बदनामी नहीं होनी चाहिए, सेठ चाहे जितना बड़ा बड़ा कांड कर दे। तो कुल मिलाकर सवाल वही है कि एक वक्त में जो अदालतें, जो न्यायपालिका देश की जनता के लिए काम करती थीं,
आज वो सेठों और सत्ता के सामने इतने बिछे हुए क्यों हैं? आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार ने मिलकर 2024 के चुनाव से पहले लोगों को शेयरों में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने किया, और जब परिणाम आए, चुनाव परिणाम आए, तो अरबों खरबों रुपया डूब गया। ये पैसा किसका डूबा? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जांच नहीं करनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री को किसने अधिकार दिया कि वो लोगों से कहें कि आप इन्वेस्ट करिए, पैसा मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट सब कुछ फाड़ फोड़ देगा? क्या ये जांच का विषय नहीं है कि आम निवेशक सड़क पर आ गया, कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, खाने खाने को मोहताज हो गया, और सुप्रीम कोर्ट संट मार के बैठा है, और इसमें प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता लोग शामिल थे, लोगों को उकसाने में कि पैसा लगाओ बढ़ जाएगा। और अभी जब एलआईसी का इतना बड़ा मामला खुला है कि एलआईसी में भरोसा बढ़ाने की बजाय सेठ की कंपनी में निवेशकों का भरोसा बढ़ाया जा रहा है, वो भी जनता के पैसे से, तब भी क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस गवाई इस मामले में स्वतः संज्ञान लेंगे? क्या होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत देश का भरोसा तोड़ने के इस मामले में कोई संज्ञान लेंगे, या फिर सबको अमृतकाल का लाभ मिल चुका है? वैसे जस्टिस सूर्यकांत पर तो पहले से ही आर्थिक भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग चुके हैं। पूर्व चीफ जस्टिस तो रिटायरमेंट के समय प्रधानमंत्री के साथ घंटी बजाते हुए नजर आए थे, मगर आने वाले चीफ जस्टिस तो आने से पहले ही भाजपा के मुख्यमंत्रियों के बुलावे पर उनके यहाँ डिनर करते हुए, हलवा पूड़ी खाते हुए नजर आते हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या होगा और हुजूर का कार्यकाल कैसा होगा। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? आखिर देश की न्यायपालिका को क्या हो गया है? वहां बैठे जजों को क्या हो गया है कि वो अपनी शक्ति भूल गए, या फिर शक्ति को कहीं गिरवी रख दिया है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।